शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को एक कायस्थ परिवार में उनके नाना नानी के घर पर हुआ था। शास्त्री के पूर्वज बनारस के पास रामनगर के जमींदार की सेवा में थे और शास्त्री अपने जीवन के पहले वर्ष वहीं रहे। शास्त्री के पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल शिक्षक थे जो बाद में प्रयागराज में राजस्व कार्यालय में क्लर्क बन गए, जबकि उनकी मां रामदुलारी देवी मुगलसराय में एक रेलवे स्कूल में हेडमास्टर और अंग्रेजी शिक्षक मुंशी हजारी लाल की बेटी थी। शास्त्री अपने माता-पिता की दूसरी संतान और सबसे बड़े बेटे थे। उनकी एक बड़ी बहन थी, कैलाशी देवी, जन्म 1900। अप्रैल 1906 में जब शास्त्री मुश्किल से 18 महीने के थे, उनके पिता, जिन्हें हाल ही में डिप्टी तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया था, की बुबोनिक प्लेग की महामारी में मृत्यु हो गई। रामदुलारी देवी, जो उस समय केवल 23 वर्ष की थीं और अपने तीसरे बच्चे से गर्भवती थीं, अपने 2 बच्चों को लेकर रामनगर से मुगलसराय में अपने पिता के घर चली गईं और हमेशा के लिए वहीं बस गईं। जुलाई 1906 में उन्होंने एक बेटी सुंदरी देवी को जन्म दिया। इस प्रकार शास्त्री और उनकी बहनें उनके नाना हजारी लाल जी के घर में पली बढ़ी। हालांकि 1908 के मध्य में हजारी लाल जी की एक स्ट्रोक से मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार की देखभाल उनके भाई शास्त्री के परदादा दरबारी लाल ने की, जो गाजीपुर में अफीम विनियमन विभाग में हेड क्लर्क थे, और बाद में उनके बेटे रामदुलारी देवी के चचेरे भाई बिंदेश्वरी प्रसाद, जो मुगलसराय में एक स्कूल शिक्षक थे, ने देखभाल की। ये स्थिति उस समय के लिए काफी मानक थी, जहां भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली एक संपन्न वास्तविकता थी। पारिवारिक रिश्ते और जिम्मेदारी की भावना जो इसे बढ़ावा देती थी, वो उस समय की प्राथमिक सामाजिक सुरक्षा थी। इन परिस्थितियों से यह अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए कि शास्त्री अल्प विशेषाधिकार प्राप्त तरीके से बड़े हुए थे या उनकी शिक्षा और सुख सुविधाओं से समझौता किया गया था। इसके विपरीत, चूंकि वह एक उच्च श्रेणी का छात्र था, इसलिए उसने अपने कुछ चचेरे भाइयों की तुलना में बेहतर शिक्षा प्राप्त की। बिंदेश्वरी प्रसाद एक स्कूल शिक्षक के सीमित वेतन पर कई आश्रितों के साथ फिर भी अपनी देखभाल में सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में कामयाब रहे। 1917 में बिंदेश्वरी प्रसाद को वाराणसी स्थानांतरित कर दिया गया और रामदुलारी देवी और उनके 3 बच्चों सहित पूरा परिवार वहां चला गया। वाराणसी में शास्त्री हरिश्चंद्र हाई स्कूल में 7वीं कक्षा में शामिल हुए। हालांकि उनके परिवार का उस समय चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, लेकिन हरिश्चंद्र हाई स्कूल में उनके शिक्षकों में निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा नाम के एक अत्यंत देशभक्त और अत्यधिक सम्मानित शिक्षक थे, जिन्होंने शास्त्री को अपने बच्चों को पढ़ाने की अनुमति देकर बहुत जरूरी वित्तीय सहायता दी थी। मिश्रा की देशभक्ति से प्रेरित होकर शास्त्री ने स्वतंत्रता संग्राम में गहरी रुचि ली और इसके इतिहास और स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और एनी बेसेंट सहित कई प्रसिद्ध हस्तियों के कार्यों का अध्ययन करना शुरू किया। जनवरी 1921 में, जब शास्त्री 10वीं कक्षा में थे और अंतिम परीक्षा में बैठने से 3 महीने पहले थे, उन्होंने गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा आयोजित बनारस में एक सार्वजनिक बैठक में भाग लिया। छात्रों को सरकारी स्कूलों से हटने और असहयोग आंदोलन में शामिल होने के महात्मा के आह्वान से प्रेरित होकर शास्त्री ने अगले दिन हरिश्चंद्र हाई स्कूल से नाम वापस ले लिया और एक स्वयंसेवक के रूप में कांग्रेस पार्टी की स्थानीय शाखा में शामिल हो गए। सक्रिय रूप से धरना और विरोधी गतिविधियों में भाग लिया। सरकारी प्रदर्शन। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वह अभी भी नाबालिग था। शास्त्री के तत्काल पर्यवेक्षक जेबी कृपलानी नामक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व व्याख्याता थे, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक और गांधी के सबसे करीबी अनुयायियों में से एक बन गए। युवा स्वयंसेवकों को अपनी शिक्षा जारी रखने की आवश्यकता को पहचानते हुए कृपलानी और एक मित्र वीएन शर्मा ने युवा कार्यकर्ताओं को उनके देश की विरासत में शिक्षित करने के लिए और एक अमीर के सहयोग से राष्ट्रवादी शिक्षा पर केंद्रित एक अनौपचारिक स्कूल की स्थापना की थी। परोपकारी और उत्साही कांग्रेस राष्ट्रवादी शिव प्रसाद गुप्ता काशी विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी ने 10 फरवरी 1921 को उच्च शिक्षा के एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में बनारस में किया था।
नए संस्थान के पहले छात्रों में से शास्त्री ने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1925 में विद्यापीठ से नैतिकता उन्हें शास्त्री विद्वान की उपाधि दी गई। उपाधि संस्थान द्वारा प्रदान की गई स्नातक की डिग्री थी, लेकिन यह उनके नाम के हिस्से के रूप में चिपक गई। शास्त्री ने खुद को लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी लोक सेवक मंडल के आजीवन सदस्य के रूप में नामांकित किया और मुजफ्फरपुर में गांधी के निर्देशन में हरिजनों की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। बाद में वे सोसाइटी के अध्यक्ष बने। 1928 में महात्मा गांधी के आह्वान पर शास्त्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय और परिपक्व सदस्य बन गए। उसे 2.5 साल की सजा दी गई थी। बाद में उन्होंने 1937 में यूपी के संसदीय बोर्ड के संगठन सचिव के रूप में काम किया। 1940 में स्वतंत्रता आंदोलन में व्यक्तिगत सत्याग्रह को समर्थन देने के लिए उन्हें 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बॉम्बे के गोवालिया टैंक में भारत छोड़ो भाषण जारी किया, जिसमें मांग की गई कि अंग्रेज भारत छोड़ दें। शास्त्री, जो अभी 1 साल जेल में रहने के बाद बाहर आए थे, ने इलाहाबाद की यात्रा की। 1 सप्ताह के लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के घर आनंद भवन से स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं को निर्देश भेजे। उन्होंने 1937 और 1946 में संयुक्त प्रांत के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद शास्त्री को उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। रफी अहमद किदवई के केंद्र में मंत्री बनने के बाद 15 अगस्त 1947 को वह गोविंद बल्लभ पंत के मुख्यमंत्रित्व काल में पुलिस और परिवहन मंत्री बने। परिवहन मंत्री के रूप में वह महिला कंडक्टरों की नियुक्ति करने वाले पहले व्यक्ति थे। पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में उन्होंने आदेश दिया कि पुलिस अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियों के बजाय पानी की बौछारों का उपयोग करे, जिसके निर्देश उन्होंने दिए थे। पुलिस मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल 1950 से पहले उन्हें गृह मंत्री कहा जाता था। में 1947 में सांप्रदायिक दंगों, बड़े पैमाने पर प्रवासन और शरणार्थियों के पुनर्वास पर सफलतापूर्वक अंकुश लगाया गया। 1951 में शास्त्री को जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया। वो उम्मीदवारों के चयन और प्रचार तथा चुनाव संबंधी गतिविधियों के निर्देशन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के भारतीय आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की शानदार सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1952 में उन्होंने सोराव उत्तर सह फूलपुर पश्चिम सीट से यूपी विधानसभा में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा और 69% से अधिक वोट प्राप्त करके जीत हासिल की। माना जा रहा था कि उन्हें यूपी के गृह मंत्री के रूप में बरकरार रखा जाएगा, लेकिन एक आश्चर्यजनक कदम में नेहरू ने उन्हें केंद्र में मंत्री के रूप में बुला लिया। शास्त्री को 13 मई 1952 को भारत गणराज्य की पहली कैबिनेट में रेल और परिवहन मंत्री बनाया गया था। सितंबर 1956 में वो 1956 की महबूबनगर ट्रेन दुर्घटना के लिए राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहते थे और उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को रेल मंत्री के रूप में अपना इस्तीफा देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 1956 में अरियालूर ट्रेन दुर्घटना के लगभग 2.5 महीने बाद इसी तरह की दुर्घटना के बाद शास्त्री ने फिर से अपने इस्तीफे की पेशकश की और इस बार उन्हें स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने 7 दिसंबर 1956 को रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1959 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री और 1961 में गृह मामलों के मंत्री के रूप में कार्य किया। शास्त्री ने 1964 में बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री के रूप में मैंगलोर बंदरगाह की नींव रखी। जवाहरलाल नेहरू की 27 मई 1964 को कार्यालय में मृत्यु हो गई। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने 9 जून को शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शास्त्री, हालांकि सौम्य स्वभाव के और मृदुभाषी थे, एक नेहरूवादी समाजवादी थे और इस प्रकार उन्होंने उन लोगों से अपील की जो रूढ़िवादी दक्षिणपंथी मोरारजी देसाई के उत्थान को रोकना चाहते थे। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले प्रसारण में 11 जून 1964 को शास्त्री ने कहा, प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो इतिहास के चौराहे पर खड़ा होता है और उसे चुनना होता है कि उसे किस रास्ते पर जाना है। लेकिन हमारे लिए किसी कठिनाई या झिझक की जरूरत नहीं है, दाएं या बाएं देखने की जरूरत नहीं है। हमारा रास्ता सीधा और स्पष्ट है, सभी के लिए स्वतंत्रता और समृद्धि के साथ घर में समाजवादी लोकतंत्र का निर्माण और सभी देशों के साथ विश्व शांति और मित्रता बनाए रखना। शास्त्री ने नेहरू की मंत्रिपरिषद के कई सदस्यों को बरकरार रखा।
टी कृष्णामाचारी को भारत के वित्त मंत्री के रूप में बरकरार रखा गया, साथ ही रक्षा मंत्री यशवंतराव चव्हाण को भी। उन्होंने स्वर्ण सिंह को अपने उत्तराधिकारी के रूप में विदेश मंत्री नियुक्त किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बेटी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी को सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया। गुलजारीलाल नंदा गृह मंत्री बने रहे। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में 1965 का मद्रास हिंदी विरोधी आंदोलन देखा गया। भारत सरकार ने लंबे समय से हिंदी को भारत की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। इसका गैर हिंदी भाषी राज्यों विशेषकर मद्रास राज्य द्वारा विरोध किया गया। स्थिति को शांत करने के लिए शास्त्री ने आश्वासन दिया कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य चाहेंगे तब तक आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा। शास्त्री के आश्वासन के बाद दंगे शांत हो गए, साथ ही छात्र आंदोलन भी शांत हो गया। शास्त्री ने केंद्रीय योजना के साथ नेहरू की समाजवादी आर्थिक नीतियों को जारी रखा। उन्होंने आनंद, गुजरात की अमूल दूध सहकारी समिति का समर्थन करके और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाकर श्वेत क्रांति, दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान को बढ़ावा दिया। उन्होंने कंजरी में अमूल की पशु चारा फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए 31 अक्टूबर 1964 को आनंद का दौरा किया। चूंकि उन्हें इस सहकारी समिति की सफलता जानने में गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए वे एक गांव में किसानों के साथ रात भर रुके और यहां तक कि एक किसान परिवार के साथ रात का खाना भी खाया। उन्होंने किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस मॉडल को देश के अन्य हिस्सों में दोहराने के लिए कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, अमूल, के तत्कालीन महाप्रबंधक वर्गीस कुरियन के साथ अपनी इच्छा पर चर्चा की। इस यात्रा के परिणामस्वरूप 1965 में आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की स्थापना की गई। देश भर में भोजन की गंभीर कमी पर बोलते हुए शास्त्री ने लोगों से स्वेच्छा से एक समय का भोजन छोड़ने का आग्रह किया ताकि बचा हुआ भोजन प्रभावित आबादी को वितरित किया जा सके। हालांकि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि देश से अपील करने से पहले वो इस प्रणाली को अपने परिवार में लागू करें। वो अपने देशवासियों से सप्ताह में एक बार भोजन न करने की अपील करने के लिए प्रसारित हुए। उनकी अपील पर प्रतिक्रिया जबरदस्त थी, यहां तक कि रेस्तरां और भोजनालयों के शटर भी सोमवार शाम को बंद हो गए। देश के कई हिस्सों में शास्त्री व्रत मनाया गया। उन्होंने नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर स्वयं लॉन की जुताई करके देश को खाद्यान्न की अधिकतम खेती के लिए प्रेरित किया। 1965 में पाकिस्तान के साथ 22 दिवसीय युद्ध के दौरान 19 अक्टूबर 1965 को शास्त्री ने इलाहाबाद के उर्वा में मौलिक जय जवान जय किशन, सैनिक की जय, किसान की जय का नारा दिया, जो एक राष्ट्रीय नारा बन गया। भारत के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए शास्त्री ने 1965 में भारत में हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया। इससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। इस उपक्रम में प्रमुख मील के पत्थर गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों और गेहूं की जंग प्रतिरोधी किस्मों का विकास थे। हालांकि वह एक समाजवादी था, शास्त्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक रेजिमेंटेड प्रकार नहीं कर सकते हैं। उनकी सरकार ने राष्ट्रीय कृषि उत्पाद बोर्ड अधिनियम पारित किया और खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत भारतीय खाद्य निगम की स्थापना के लिए जिम्मेदार थी। 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान उनके द्वारा दिए गए उत्कृष्ट नारे के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत, ने शास्त्री की मृत्यु के 47 साल बाद उनके 48वें शहीद दिवस पर उन्हें याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उन महान भारतीयों में से एक थे जिन्होंने हमारे सामूहिक जीवन पर अमिट छाप छोड़ी है। हमारे सार्वजनिक जीवन में लाल बहादुर शास्त्री का योगदान इस मायने में अद्वितीय था कि वे भारत में आम आदमी के जीवन के सबसे करीब थे। लाल बहादुर शास्त्री को भारतीय अपने में से एक के रूप में देखते थे, जो उनके आदर्शों, आशाओं और आकांक्षाओं को साझा करते थे। उनकी उपलब्धियों को किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि हमारे समाज की सामूहिक उपलब्धियों के रूप में देखा गया। शास्त्री के नेतृत्व में भारत ने 1965 के पाकिस्तानी आक्रमण का सामना किया और उसे खदेड़ दिया। यह न केवल भारतीय सेना के लिए बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व की बात है। उनका नारा जय जवान जय किसान आज भी पूरे देश में गूंजता है। इसके मूल में अंतर्मन का भाव जय हिंद है। 1965 का युद्ध हमारे स्वाभिमान और हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए लड़ा और जीता गया। ऐसे सराहनीय कौशल के साथ हमारे रक्षा बलों का उपयोग करने के लिए राष्ट्र श्री लाल बहादुर शास्त्री का आभारी है।
उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी हार्दिकता और सार्वजनिक सेवा के लिए आने के लिए हर समय के लिए याद किया जाएगा। शास्त्री ने नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति को जारी रखा, लेकिन सोवियत संघ के साथ भी घनिष्ठ संबंध बनाए। 1962 के भारत चीन युद्ध और चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य संबंधों के गठन के बाद शास्त्री सरकार ने देश के रक्षा बजट का विस्तार करने का निर्णय लिया। 1964 में शास्त्री ने भारतीय धरती पर उतरने पर प्रवासियों को आश्रय देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय सरकारों की एक प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर किए। विशेष रूप से मद्रास राज्य में उस समय के मुख्यमंत्री मिंजूर के भक्तवत्सलम ने लौटने वालों के पुनर्वास में सावधानी दिखाए। दिसंबर 1965 में शास्त्री ने अपने परिवार के साथ रंगून, बर्मा की आधिकारिक यात्रा की और देश की जनरल नेविन की सैन्य सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध फिर से स्थापित किए। कच्छ प्रायद्वीप के आधे हिस्से पर दावा करते हुए पाकिस्तानी सेना ने अगस्त 1965 में भारतीय सेना के साथ झड़प की। कच्छ में टकराव पर लोकसभा में अपनी रिपोर्ट में शास्त्री ने कहा, अपने सीमित संसाधनों के उपयोग में हमने हमेशा आर्थिक विकास की योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। इसलिए जो कोई भी चीजों को निष्पक्ष रूप से देखने के लिए तैयार है, उसके लिए ये स्पष्ट होगा कि सीमा पर घटनाओं को भड़काने या संघर्ष का माहौल बनाने में भारत की कोई संभावित रुचि नहीं हो सकती। इन परिस्थितियों में सरकार का कर्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है और इस कर्तव्य का पूरी तरह और प्रभावी ढंग से निर्वहन किया जाएगा। हम जब तक आवश्यक होगा तब तक गरीबी में रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता को नष्ट नहीं होने देंगे। 1 अगस्त 1965 को आतंकवादियों और पाकिस्तानी सैनिकों की बड़ी घुसपैठें शुरू हुई, न केवल सरकार को तोड़ने की उम्मीद में बल्कि सहानुभूतिपूर्ण विद्रोह भड़काने की भी। विद्रोह नहीं हुआ और भारत ने अपनी सेनाएं युद्धविराम रेखा, अब नियंत्रण रेखा के पार भेज दी और सामान्य पैमाने पर युद्ध छिड़ जाने पर लाहौर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तान को धमकी दी। पंजाब में बड़े पैमाने पर टैंक युद्ध हुए और जबकि पाकिस्तानी सेना ने उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में बढ़त हासिल की, भारतीय सेना ने कश्मीर में हाजी पीर में प्रमुख चौकी पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी शहर लाहौर को तोपखाने और मोटा से आग के हवाले कर दिया। भारत पाक युद्ध 23 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र आदेशित युद्धविराम के साथ समाप्त हुआ। युद्धविराम के दिन राष्ट्र के नाम एक प्रसारण में शास्त्री ने कहा, जबकि दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच संघर्ष समाप्त हो गया है, संयुक्त राष्ट्र और शांति के लिए खड़े सभी लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि गहरे संघर्ष को समाप्त किया जाए। इसे कैसे लाया जा सकता है के बारे में हमारे विचार में एकमात्र उत्तर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में है। भारत सह अस्तित्व के सिद्धांत के लिए खड़ा रहा है और पूरी दुनिया में इसका समर्थन किया है। राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संभव है, चाहे उनके बीच मतभेद कितने भी गहरे क्यों न हो, वे अपनी राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों में कितने भी दूर क्यों न हो, चाहे उन्हें विभाजित करने वाले मुद्दे कितने ही तीव्र क्यों न हो। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शास्त्री ने सोवियत संघ, युगोस्लाविया, इंग्लैंड, कनाडा, नेपाल, मिस्र और बर्मा सहित कई देशों का दौरा किया। अक्टूबर 1964 में काहिरा में गैर गठबंधन सम्मेलन से लौटते समय पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के निमंत्रण पर उनके साथ दोपहर का भोजन करने के लिए शास्त्री कुछ घंटों के लिए कराची हवाई अड्डे पर रुके। प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अयूब खान ने व्यक्तिगत रूप से हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया और उनके बीच एक अनौपचारिक बैठक हुई। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्धविराम के बाद शास्त्री और अयूब खान ने ताशकंद, पूर्व यूएसएसआर, अब आधुनिक उज़्बेकिस्तान में एलेक्सी कोसिगिन द्वारा आयोजित एक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 10 जनवरी 1966 को शास्त्री और अयूब खान ने ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए। शास्त्री 5 फीट 2 इंच लंबे थे और हमेशा धोती पहनते थे। एकमात्र अवसर जिस पर उन्होंने पायजामा पहना था वो 1961 में राष्ट्रपति भवन में यूनाइटेड किंगडम की रानी के सम्मान में रात्रिभोज था। 16 मई 1928 को शास्त्री ने ललिता देवी से विवाह किया जो मिर्जापुर की थीं। दंपति के 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़े पुत्र कुसुम शास्त्री है। हरि कृष्ण शास्त्री सबसे बड़ी बेटी है। सुमन शास्त्री अगले सबसे बड़े हैं, जिनके बेटे सिद्धार्थ नाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अनिल शास्त्री सबसे छोटे हैं और अपने पिता की कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। उनके बेटे आदर्श शास्त्री ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर प्रयागराज से 2014 का आम चुनाव लड़ने के लिए एप्पल इंक के साथ अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ दिया। वो चुनाव हार गए, लेकिन 2015 में दिल्ली विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। सुनील शास्त्री जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं और सबसे छोटे बेटे अशोक शास्त्री
जिन्होंने 37 साल की उम्र में अपनी मृत्यु से पहले कॉर्पोरेट जगत में काम किया था। उनकी पत्नी नीरा शास्त्री सदस्य थी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी। परिवार के अन्य सदस्य भी भारत के कॉर्पोरेट और सामाजिक जीवन में शामिल रहे हैं। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान, तत्कालीन सोवियत संघ, में शास्त्री की मृत्यु हो गई। शास्त्री के समर्थकों और करीबी रिश्तेदारों में से कई ने उस समय उनकी मृत्यु की परिस्थितियों पर विश्वास करने और बेईमानी का आरोप लगाने से इनकार कर दिया था और तब से भी इनकार कर रहे हैं। षड्यंत्र के सिद्धांत उनकी मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर सामने आए और उसके बाद भी कायम रहे। उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और उनकी स्मृति में विजय घाट स्मारक स्थापित किया गया। उनकी मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा ने एक बार फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई, जब तक कि कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर शास्त्री के उत्तराधिकारी के रूप में मोरारजी देसाई के स्थान पर इंदिरा गांधी को नहीं चुना।